हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। बट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को समझने से पहले हमें ये समझ आना चाहिए कि जब साइंस में हम वर्ड लॉ यूज़ करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। तो लॉ क्या है? लॉ एक स्टेटमेंट है जो कि किसी एक नेचुरल फिनोमेना या फिर किसी फिनोमेना को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, जिसको कि साइंटिफिक कम्युनिटी ये मानती है कि वो यूनिवर्सली ट्रू है। मतलब ऐसा ऑब्जर्वेशन जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी मानती है कि हर जगह पाया जाएगा, उसको साइंस में क्या बोलते हैं? लॉ बोल देते हैं। अब यहाँ पे एक जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि लॉ क्या होता है कि हमेशा एक ऑब्जर्वेशन को डिस्क्राइब करता है कि भाई ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है इस बात के बारे में लॉ नहीं बताता है। ठीक है ना? तो लॉ रीज़न नहीं बताता है कि कोई चीज़ ऐसी अगर होती है तो क्यों होती है। उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि कोई चीज़ अगर होती है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जब साइंटिस्ट लोग अपनी कुछ बातें बताते हैं या फिर उनके बारे में कुछ बातें बोलते हैं, तो उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? उन चीज़ों को हम बोलते हैं, उस साइंटिफिक थ्योरी बोलते हैं। या फिर जैसे अगर हम यहाँ पे इस चैप्टर के टर्म में बात करें, तो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान ऐसा पाया जाता है या फिर बोलो कि हर केमिकल रिएक्शन में ऐसा पाया गया है कि जितना रिएक्टेंट हम पहले लेते हैं किसी कंटेनर में, अगर आपने रिएक्टेंट लिए हैं और उनके बीच में रिएक्शन कराई आपने और फाइनली प्रोडक्ट बने, तो रिएक्शन से पहले जितना मास था उतना ही मास क्या था, रिएक्शन के बाद में भी पाया गया। टोटल कंटेनर का मास कोई चेंज नहीं पाया गया उसमें। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन हर केमिकल रिएक्शन में मिले, तो इसको क्या बोल दिया गया है? इसी को बोल दिया गया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ऐसा क्यों होता है, इस रीजन को, इसको जो एक्सप्लेन करने के लिए जो डाल्टन थे, जॉन डाल्टन, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आप बोल सकते हो वो एक साइंटिफिक थ्योरी है जो कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को या फिर बोलो पर्टिकुलरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करती है। तो हमने जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वो पहले पढ़ ली है। एक्चुअल में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बाद में आती है, बट हम पहले पढ़ लिए, इसका कुछ फ़ायदा है इसीलिए हमने उसको पहले पढ़ा है ताकि हमको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। पहला लॉ हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो तीन लॉ होते हैं यहाँ पे हमारे पास: लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर उसी को आप डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो, और तीसरा हमारे पास है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ क्या बोलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्शन के पहले है उतना ही मास रिएक्शन के बाद रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि केमिकल रिएक्शन के दौरान मास जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है ना? तो केमिकल रिएक्शन में मास सेम रहता है, यानी मास कंजर्व रहता है। या फिर इसी को और अलग तरीके से बोलें तो जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होता है, रिएक्टेंट्स के मासेस जितने कंज्यूम होते हैं उतना ही प्रोडक्ट जो बनते हैं उनके मासेस होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें, पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। हम यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, यानी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट या फिर रिएक्टेंट्स कंज्यूम्ड विल बी सेम एज mass of products formed। mass of products formed। ध्यान से देखिएगा, से हमारे पास एक रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। से केमिकल रिएक्शन से पहले, या फिर आप मान लो कि आपने डिब्बे में ही इनको ले रखा था A और B को, और C और D जो बने उसी डिब्बे में है। केमिकल रिएक्शन होने के बाद, केमिकल रिएक्शन से पहले जो A था, आप A इसका M1 मास कंज्यूम हुआ, B जो था उसका M2 मास कंज्यूम हुआ, C जो था वो M3 मास फॉर्म हुआ उसका, और D M4 मास फॉर्म हुआ।
तो केमिकल रिएक्शन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ, मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड कितना हुआ, m1 प्लस m2, ये किसके बराबर होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म दैट इज m3 प्लस m4, आया ना। अब आप ऐसे मत सोचने लग जाइए कि m1 m3 के बराबर होगा, m2 m4 के बराबर होगा, ऐसे गलत अजम्पशन है। मास ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम, टोटल मास आप बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट कंज्यूम और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बराबर होंगे, ये बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया है डाल्टन ने। उन्होंने कहा कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जो कि एटम्स हैं, और केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, जो एटम्स हैं वो कंजर्व रहते हैं, ना तो वो क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, उनके जो नंबर्स होते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जिस जिस एलिमेंट के जितने जितने एटम केमिकल रिएक्शन से पहले थे उतने ही एटम उस एलिमेंट के क्या होंगे, केमिकल रिएक्शन के बाद भी रहेंगे। से अगर हम यहाँ पे बात करें कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे रिएक्शन से पहले क्या है, एक कार्बन एटम है और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है तो 2 ऑक्सीजन एटम है। रिएक्शन के बाद भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप बात करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, एक कार्बन एटम है और एक मॉलिक्यूल में क्या है, 2 ऑक्सीजन एटम है। तो टोटल एटम्स हर एलिमेंट के जितने पहले थे रिएक्शन के उतने ही रिएक्शन के बाद में भी हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ एटम्स चेंज नहीं हो रहे हैं तो मास तो एटम्स की वजह से ही होता है, जितने एटम्स पहले थे उनका मास उतना ही पहले था, उतने ही एटम्स बाद में हैं तो उनका मास बाद में भी उतना ही होगा। यानी कि अगर एटम्स चेंज नहीं हो रहे तो मास भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलता है कि मास कंजर्व रहता है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बताती है कि क्यों कंजर्व रहता है, बोलते हैं कि एटम्स का सिर्फ अरेंजमेंट चेंज होता है, नंबर नहीं चेंज होता है। ओके, आइए हम दूसरे लॉ की बात करते हैं, होपफुली ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट जो हमारा लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट बोल लीजिए या फिर फिक्स्ड बोल लीजिए या फिर डेफिनेट बोल लीजिए, आप फिक्स्ड बोल लीजिए या फिर डेफिनेट बोल दीजिए। या फिर डेफिनेट बोल दीजिए प्रोपोर्शन। ये क्या बोलता है, ये बताता है भाई, आपने पता है आपने सीखा है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो मिलके कंपाउंड बनाते हैं। तो ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो मास परसेंटेज होते हैं कि कितना परसेंटेज मास किस एलिमेंट की वजह से है, वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए। तो लिख लीजिए यहाँ पर, इन अ गिवन कंपाउंड, इन अ गिवन कंपाउंड the mass percentage of each element is fixed irrespective of its source or method of प्रिपरेशन। कहने का मतलब यह है कि कोई कंपाउंड है, से कोई कंपाउंड एक्स है जो कि ए और बी दो एलिमेंट से मिलके बना है, तो उनका जो मास परसेंटेज होगा, ए और बी का जो मास परसेंटेज होगा एक्स में, वो हमेशा सेम होगा। आप जो मर्जी है जिस मेथड से
एक्स को प्रिपेयर करना है उस मेथड से बनाइए, जो जिस भी सोर्स से कहीं से भी लाना है दुनिया जहान में, अगर वो कंपाउंड सेम है तो उसमें उन एलिमेंट्स की जो मास परसेंटेज होगी वो सेम होगी। से यहाँ पे हम बात करें, ऐसे करके देख लीजिए, यहाँ पर एक कंपाउंड है एक्स है, आपने बोला है कि वो एलिमेंट ए और एलिमेंट बी से मिलके बना है। से उसमें एलिमेंट ए जो है वो 25% है बाई मास, और मास परसेंटेज जो बी का है वो 75% है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता है इस कंपाउंड एक्स को आप दुनिया जहान में जहाँ से मर्जी हो वहाँ से लाइए, जिस मेथड से प्रिपेयर करना हो उस मेथड से बनाइए, उसमें ए और बी का जो मास परसेंटेज होगा वो फिक्स होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे एक रियल केमिकल के बारे में बात करें तो वाटर के बारे में बात करते हैं। वाटर किससे मिलके बनता है? आपको पता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो आप दुनिया जहाँ मर्जी हो वहाँ से प्योर वाटर का सैंपल लेके आइए और आप उसको ब्रेक करिए उसके एलिमेंट्स में। आपने सीखा होगा वाटर को हम इलेक्ट्रोलिसिस से क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद आप जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास मिले आप उसके परसेंटेज निकालिए, हमेशा क्या होगा, एक फिक्स नंबर ही आएगा। तो अगर हम वाटर में बात करें, या फिर हम बोल दीजिए कि इसे हम पहले वाटर में लिख लीजिए, H2O में अगर हम बात करें तो H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, वाटर के एक मॉलिक्यूल में क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। तो हाइड्रोजन की वजह से जो मास है वो कितना है, 2U है। आप ऐसे बोल सकते हैं 2 एटम्स हैं और एक एटम का 1U होता है। तो हाइड्रोजन की वजह से जो मास है वो 2U है, ऑक्सीजन की वजह से जो मास है वो 16U है। तो वाटर के मॉलिक्यूल का टोटल मास कितना है, 18U है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है, मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू, या फिर ऐसे लिख लीजिए, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, इनका जो आप बोलिए प्रोपोर्शन है वो क्या है, वो 2:16 है। यानी कि 2U जो मास है वो हाइड्रोजन की वजह से है और 16 किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। या फिर आप इसी को बोलिए कि इसी को आप बोल सकते हैं 1:8। तो वाटर का सैंपल कहीं से भी लाइए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो होगा वो 1:8 होगा। आप इसको प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। अगर हम इसको परसेंटेज वाइज में बात करें तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे हाइड्रोजन का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, वो 2U है। वाटर के मॉलिक्यूल का टोटल मास कितना है, 18U है। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ पर, अगर आप इसको सही से कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो ये समथिंग ऐसे हो जाएगा 9, और ये 11.11%, ये 11 ऐसा ही कैरी करता जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 11.11% होगा। और ये हमेशा फिक्स रहेगा वाटर में। वाटर के लिए हाइड्रोजन का जो परसेंटेज होगा, सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर कितना हो जाएगा, या परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है, 16 आउट ऑफ 18 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर करना है तो वैसे वैसे तो आप यहाँ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 100% टोटल है तो उसमें से आप 11.11 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली निकाल दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा यहाँ पर 88.89, सही, 88.89%।
तो ये क्या मतलब है, दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं लॉ ऑफ फिक्स्ड डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो भी बोलना है। सिंपल मतलब ये है कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनका मास परसेंटेज क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो ये तो हमारा हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब जो तीसरा लॉ है ये थोड़ा सा जनरली जनता इसमें कंफ्यूज हो जाती है। अगर आप चाहें तो एक एग्जांपल पहले इसका और ले लें, फिर हम उसके बाद दूसरे पे आएंगे। जैसे अगर हम बात करें, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, आपने सल्फर डाइऑक्साइड अगर आपके पास एक सैंपल है और आप उसको अगर डिकम्पोज करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो सल्फर और ऑक्सीजन का मास परसेंटेज है वो हमेशा क्या होता है, सेम आता है। यानी कहने का मतलब ये है, जितना मास सल्फर का प्रोड्यूस होगा उतना ही मास ऑक्सीजन का प्रोड्यूस होगा। तो इसको अगर आप देखना चाहें कि कितना परसेंटेज है सल्फर का, तो आप बड़े आसानी से इसको लिख लीजिए। चाहो तो ऐसे कि सल्फर का कितना होता है, 32U होता है एटॉमिक मास। एक एटम सल्फर का है, उसका मास 32U होता है। ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16U होता है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल है उसका टोटल मास कितना हो जाता है, 64U हो जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि परसेंटेज ऑफ सल्फर इन सल्फर डाइऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये है 32U आउट ऑफ 64U इनटू, अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। ओके, तो एक मॉलिक्यूल में आप बोलिएगा 32U है, आप बोलेंगे 64 ग्राम अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हो तो उसमें जो सल्फर होगी वो 32 ग्राम होगी और जो ऑक्सीजन होगी वो भी 32 ग्राम होगी। तो जो रेशियो आप यहाँ पर निकाल रहे हो मॉलिक्यूल में जो निकाल रहे हो वही एक बड़े से सैंपल में भी होगा, क्योंकि सैंपल में क्या होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ आप चाहें तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन सल्फर डाइऑक्साइड, तो वो भी कितनी हो जाएगी, उसका भी कंट्रीब्यूशन 16 टाइम्स 2 32U बाई 64U इंटू 100 करेंगे तो वो भी 50% ही निकल आएगा। आप बाय डिफ़ॉल्ट भी निकाल सकते हैं, भाई दो ही कंपाउंड हैं, दो ही एलिमेंट हैं, एक का 50% है, दूसरा का भी मास परसेंट कितना होगा, 50% होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ परसेंटेज या मास, ध्यान रखिए, और कुछ नहीं, मास नहीं, आगे देखेंगे आप परसेंटेज और भी चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे हम मास परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तीसरा जो हमारा है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है और ये कब की बात करता है, तो ये बोलता है जैसे दो एलिमेंट हैं वो जब आपस में कंबाइन होके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तब के लिए है। जैसे अगर आपको पता है कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के दो कंपाउंड बनते हैं। तो ये बोल रहा है कि जब, या फिर पहले इसको स्टेटमेंट को हम लिख लेते हैं, व्हेन, थोड़ा सा बड़ा स्टेटमेंट है, आप चाहो तो एक पॉज करके एक बार लिख सकते हो, पॉज कर लेते हैं। क्या बोलता है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन द मासेस, ध्यान दीजिए यहाँ पर, द मासेस of one element that combine with a fixed mass of other element, fixed mass of other element are in ratio of small whole number। आइए समझेंगे इसको अच्छे से हमने यहाँ पर बात की कि जो A और B करके दो एलिमेंट हैं ये आपस में कंबाइन होते हैं और दो कंपाउंड बनाते हैं, से दिस इज AB2 और A2B से ये इन्होंने दो कंपाउंड बनाए हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि
एक कंपाउंड जो एलिमेंट है उसके फिक्स्ड मास के साथ जो दूसरे एलिमेंट के अलग अलग मास कंबाइन करते हैं, या फिर आप चाहो तो इसको और आसानी से अगर आपको देखना है, थोड़ा सा और क्लियर करना है, तो एग्जांपल ऐसे मत लो, इसको AV और AV2 ले लो, से AV एंड AV2 ले लो। तो बोल रहे हैं कि इसे इस वाले कंपाउंड में कि अगर 1 ग्राम A के साथ 1 ग्राम A के साथ X ग्राम V कंबाइन होता है, या समझा नहीं, 1 ग्राम A के साथ X ग्राम B का है, और इस वाले कंपाउंड में 1 ग्राम A के साथ Y ग्राम B प्रेजेंट है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि A के फिक्स्ड मास के साथ जो B के मासेस हैं कंबाइन हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाने के लिए, तो उन मासेस का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, स्मॉल होल नंबर के रेशियो होंगे। कहने का मतलब है ये है कि X और Y का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होगा, वो एक स्मॉल होल नंबर का रेशियो होगा। रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, होल नंबर्स। स्मॉल होल नंबर्स का मतलब क्या है, जैसे 1:2, 2:3, 1:4, 2:5, इन सब को हम बोलेंगे स्मॉल होल नंबर। अब अगर कहीं पे आ जाए कि आपका से 131:133, तो ये होल नंबर का रेशियो तो है, लेकिन स्मॉल होल नंबर का रेशियो नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो होंगे। इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। से हमारे पास क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन जो कंबाइन होते हैं वो क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी बनाते हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा से जो सल्फर है और ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और दो प्रोडक्ट बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड से। हालांकि ऐसे नहीं होता कि रिएक्शन में क्या बनते हैं, वो हम बाद की बात करेंगे, बट इसके दो कंपाउंड हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो अगर इसका अगर आप देखें तो सल्फर का कितना होता है, 32U होता है, और दो ऑक्सीजन एटम है तो 2 × 16, यहाँ पे भी 32U ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 64U। सल्फर ट्राइऑक्साइड में बात करें तो 32U प्लस 16 × 3 दैट इज 48U, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 80U हो जाएगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड में अगर हम बात करें तो आप बोल सकते हो 32U सल्फर 32U ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और 64U सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। आप सिमिलरली बोल सकते हो कि 32 ग्राम सल्फर कंबाइन विद 32 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म 32 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड। वहीं अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करें तो आप बोलोगे यहाँ से 32U जो है सल्फर 48U ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो 80U सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। आप सिमिलरली बोल सकते हो 32U की जगह पे U क्या है, मास की एक यूनिट है, तो 32 ग्राम के साथ अगर कंबाइन 48 ग्राम ऑक्सीजन करेगा तो 80 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। आप बोल सकते हो 32U या फिर 32 kg सल्फर के साथ अगर 48 kg ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो 80 kg सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 32 ग्राम सल्फर प्लस 48 ग्राम ऑक्सीजन गिव्स 80 ग्राम
सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 32 ग्राम सल्फर के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करता है, यानी कि 1 ग्राम सल्फर जो है वो किसके साथ कंबाइन करता है, 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो 32 ग्राम सल्फर किसके साथ कंबाइन करता है, 48 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। तो 1 ग्राम अगर सल्फर की हम कैलकुलेट करें, 1 ग्राम जो सल्फर है वो क्या होगा, 48/32 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगी। आप इसी को लिख सकते हैं 2 3 दैट इज 1.5 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रही है। तो हमने बोला पहले में जो एक यहाँ पे फिक्स्ड मास कितना है, फिक्स्ड मास अगर आप यहाँ पे वैसे 32 ही देख सकते हो, 32 ग्राम के साथ क्या कर रहा है, यहाँ पे 32 ग्राम कंबाइन कर रहा है, यहाँ पे 32 ग्राम के साथ 48 ग्राम कंबाइन कर रहा है। तो अगर आप चाहो तो इसको बोल दीजिए कि x है और इसको बोल दीजिए कि y है। तो x और y का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, स्मॉल होल नंबर का रेशियो होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आप इसी को x बोल दीजिए और यहाँ पे आप इसको क्या बोलिएगा, इसको y बोलिएगा, ठीक है। तो x/y क्या है, अगर आप चाहें तो यहाँ से लिख लीजिए कि x इज़ 32 और y इज़ 48। तो ये क्या रेशियो आ जा रहा है, ये रेशियो जो हमारे पास है वो 2:3 आ जाएगा, जो कि स्मॉल होल नंबर्स का रेशियो है। तो इसको दो तरीके से लोग समझते हैं कि फिक्स्ड मास से जो कंबाइन करता है उन मासेस के रेशियो क्या होने चाहिए, सिंपल होल नंबर के होने चाहिए, स्मॉल होल नंबर के होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये अपना क्या हो गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया। सिमिलरली अगर आपको एक और एग्जांपल लेना है, अगर आप एक और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आप नाइट्रोजन का लिख सकते हैं। नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, NO और NO2 बनाता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन करता है इसके साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। एक मिनट, इसको ऐसे 14 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो किसके साथ कंबाइन करता है, 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और क्या बनाता है, यहाँ पर 30 ग्राम NO बनाता है। आप हालांकि इस 30 ग्राम से हमें कोई मतलब नहीं है, बट अगर आप सोचें तो 1 ग्राम किसके साथ कंबाइन करता है, 1 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो 16/14 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। वहीं पे अगर हम NO2 में बात करें तो 14 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो किसके साथ कंबाइन कर रही है, यहाँ पर 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रही है। तो आप बोलोगे कि 1 ग्राम जो नाइट्रोजन है वो किसके साथ कंबाइन कर रही है, 32/14 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रही है। तो फिक्स्ड मास यहाँ पे हमने नाइट्रोजन का माना है, फिक्स्ड मास नाइट्रोजन का माना है। तो अगर हम बोलें यहाँ पे जो फिक्स्ड मास नाइट्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है वो x है और यहाँ पे जो है वो y है। तो x और y का जो रेशियो आएगा, x/y कितना आ रहा है यहाँ पर, 16/14/32/14। x और y का रेशियो क्या आ रहा है, 16/14/32/14। तो ये जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1:2 का आ जा रहा है। ओके, अच्छा, जो रीजन है वो हमने नहीं बताया यहाँ पर कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है कि जब एलिमेंट कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो किसी कंपाउंड में जो एटम्स का रेशियो होता है वो फिक्स रहता है। और अगर एटम्स का रेशियो फिक्स रहेगा, हर एलिमेंट के एटम्स का रेशियो फिक्स है, जैसे वाटर में बात करें तो वाटर में क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो क्या है, 2:1 है। तो अगर इनके एटम्स का रेशियो फिक्स है तो इनके मासेस का रेशियो भी क्या होगा, फिक्स ही होगा। और अलग अलग कंपाउंड में क्या है, जो एटम्स का रेशियो क्या है वो अलग अलग है, तो उसमें क्या होगा, जो मास का रेशियो होगा वो भी अलग अलग होगा। अब अगर हम बात करें कि
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की, तो उसमें क्या होता है, तो बोलते हैं कि भाई एटम्स जो होते हैं वो हमेशा जब कंबाइन करते हैं तो उनके जो कंबाइन करने का रेशियो होता है वो हमेशा स्मॉल नंबर का रेशियो होता है। यानी कि एक एटम या तो दो एटम से कंबाइन करेगा या तीन एटम से कंबाइन करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक एटम ढाई डेढ़ एटम से कंबाइन करे। ओके, तो अगर एटम फ्रैक्शन में कंबाइन नहीं हो सकते हैं, एटम्स के जो रेशियो होंगे वो क्या होंगे, हमेशा स्मॉल होल नंबर होंगे, तो उनके मासेस के रेशियो भी क्या होंगे, स्मॉल होल नंबर के ही होंगे। तो इस वजह से क्या है, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है एक्चुअल में लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को। और हमने पहले पढ़ा था जो एटॉमिक थ्योरी को, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को, इसलिए ताकि हम हर बार पॉइंट क्या कर पाएँ, रिकॉल कर पाएँ और उनको समझ पाएँ कि ऐसा क्यों होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। और जो अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो एनसीईआरटी में आप एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लीजिए, उसमें जो क्वेश्चन है आप उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, होपफुली आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही।